हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलाइस के न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आपको यहां पर मिलती हैं क्लियर और लाइव न्यूज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों ने आज 17 मई को फाइनली शेयर बाजार में डेब्यू कर लिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम का के शेयर आज मंगलवार को बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए। बीमा कंपनी के शेयरों ने निवेशकों को लिस्टिंग के पहले दिन निराश किया है। कंपनी के शेयर बीएसई पर 81.80 रुपए डिस्काउंट यानी 8.62% गिरावट के साथ 867.20 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुए हैं। वहीं एनएसई पर भारतीय जीवन बीमा निगम का के शेयर 77 रुपए डिस्काउंट पर लिस्ट हुए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर 8.11% की गिरावट के साथ 872 रुपए पर लिस्ट हुए हैं। हालांकि लिस्टिंग के करीब 10 मिनट बाद 10:02 बजे एलआई के शेयरों में थोड़ी रिकवरी नजर देखी जा रही है। बीएसई पर कंपनी के शेयर 4.36% की गिरावट के साथ 907.60 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं इस समय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भारतीय जीवन बीमा निगम का के शेयर 4.72% की गिरावट के साथ 904.25 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। 9 मई को खुला था भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ। आपको बता दें कि लिक का आईपीओ 9 मई को बंद हुआ था और 12 मई को बोली लगाने वालों को इसके शेयर आवंटित किए गए। सरकार ने आईपीओ के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम का के 22.13 करोड़ से अधिक शेयर यानी 3.5% हिस्सेदारी की पेशकश की है। इसके लिए कीमत का दायरा 902.949 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम का के आईपीओ को करीब 3 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। इसमें घरेलू निवेशकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जबकि विदेशी निवेशकों की प्रतिक्रिया ठंडी रही। यह देश के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ है। सरकार ने इस निर्गम के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम का में अपनी 3.5% हिस्सेदारी की बिक्री करने का फैसला किया है। इस हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को करीब 20,557 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद थी। इस राशि के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम का निर्गम देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हुआ है। इसके पहले वर्ष 2021 में आया पेटीएम का आईपीओ 18,300 करोड़ रुपए का था। उससे पहले वर्ष 2010 में कोल इंडिया का आईपीओ करीब 15,500 करोड़ रुपए का था। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने राम से लेकर भगवान बुधवार तक की साझी विरासत का जिक्र किया। उन्होंने नेपाल के साथ भारत के रिश्तों की विरासत याद दिलाई तो इशारों में ही एक सख्त संदेश भी दे आए। दरअसल वह पहले यूपी के कुशीनगर पहुंचे और महात्मा बुधवार के परिनिर्वाण स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वहीं से हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे लुम्बिनी पहुंचे, जहां खास तौर पर हेलीपैड बनाया गया था। लेकिन वह लुम्बिनी से महज 20 किलोमीटर दूर ही बने भैरहवा एयरपोर्ट पर नहीं उतरे, जो नेपाल का दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कहा जा रहा है कि इसकी वजह यह थी कि इस एयरपोर्ट को चीन की मदद से तैयार किया गया है और भारत इससे दूरी बनाते दिखना चाहता है। यही वजह थी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां लैंडिंग न करके बड़ा संदेश दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी के लुम्बिनी पहुंचने से कुछ ही घंटे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भैरहवा में नेपाल के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जिसका नाम गौतम बुधवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। ऐसे में इस एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का न उतरना चर्चाओं का विषय तो बनना ही था। भैरहवा में बने एयरपोर्ट के निर्माण में 7 साल का वक्त और $7 करोड़ की पूंजी लगी है। यह हवाई अड्डा भारत नेपाल सीमा से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस हवाई अड्डे की परिकल्पना लुम्बिनी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के रूप में की गई है। इस नए हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए नेपाल सरकार ने 42 देशों से करार भी कर लिए हैं। यह जाहिर है इस नए हवाई अड्डे का उद्घाटन नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन पीएम मोदी ने यहां न उतरकर संदेश दिया कि यदि नेपाल चीन के साथ जाएगा तो उसका भारत के साथ रिश्तों पर असर पड़ेगा। साफ है कि नेपाल के लिए यह एक चुनौती होगी और वे भारत और चीन को एक साथ लेकर नहीं चल सकता। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक भैरहवा में पहले घरेलू उड़ानों के लिए ही हवाई अड्डा था। यह 5 दशक पहले भारत की मदद से ही तैयार हुआ था। यही वजह है कि इसके निर्माण में अब चीनी कंपनी को शामिल करना भारत को नागवार गुजरा है। पिछले कई दिनों से नेपाल और भारत की मीडिया में इस बात पर अटकलें लगाई
जा रही थीं कि मोदी भाई रहवा हवाई अड्डे पर उतरेंगे या नहीं। अंत में उन्होंने यहां लैंड न करने का ही फैसला लिया और विशेष हेलीकॉप्टर से सीधे लुम्बिनी ही पहुंच गए। अजय सिंह बोले अभी रिपोर्ट नहीं बन पाई है। विशाल सिंह बोले आज 12 बजे तक दाखिल कर देंगे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे की रिपोर्ट आज अदालत में पेश हो पाएगी या नहीं, इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन इस पर सस्पेंस बना हुआ है। सर्वे रिपोर्ट को लेकर विशेष कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा कि आज 12 बजे तक रिपोर्ट दाखिल कर देंगे। तो वहीं कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र के सहायक वकील कमिश्नर अजय सिंह ने कहा कि आज रिपोर्ट नहीं सबमिट हो पाएगी। अजय सिंह ने कहा कि अभी रिपोर्ट नहीं बन पाई है। वाराणसी की अदालत ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए आज का दिन तय किया था, लेकिन सर्वे रिपोर्ट के कोर्ट में पेश होने में देरी हो सकती है। इसके थोड़ी देर बाद ही विशेष कमिश्नर विशाल सिंह ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट लगभग तैयार है, थोड़ा भाषा और टाइपिंग मिस्टेक चेक किया जाना है। मुझे ये उम्मीद है कि हम कोर्ट की तय सीमा 12 बजे तक पेश कर सकेंगे। हालांकि अटकलें यह भी हैं कि आज कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र रिपोर्ट पेश करने के लिए अदालत से और वक्त मांग सकते हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सर्वे की रिकॉर्डिंग 5 घंटे से ज्यादा की है। इसे देखकर रिपोर्ट बनाने में वक्त लगने की बात कही जा रही है। खैर थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में दाखिल होगा या नहीं। गौरतलब है कि 12 मई को वाराणसी कोर्ट ने 17 मई से पहले दोबारा सर्वे का आदेश दिया और कोर्ट कमिश्नर को बदलने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि मस्जिद समेत पूरे परिसर का सर्वे होगा। साथ ही विशाल सिंह को विशेष कमिश्नर बनाया गया था, जो पूरी टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ अजय प्रताप सिंह को भी शामिल किया गया था। वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम 3 दिन में कल सोमवार पूरा कर लिया गया। सर्वे के तीसरे दिन यानी सोमवार को हिंदू पक्ष ने वज्जू खाने के करीब कुएं में शिवलिंग मिलने का दावा किया। मस्जिद के जिस वज्जू खाने वाले हिस्से में शिवलिंग मिल जाने का दावा किया जा रहा है, उसका एक पुराना फुटेज भी सामने आया। हालांकि इन तस्वीरों का सर्वे से कोई लेना देना नहीं है। वज्जू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा सामने आने के बाद वाराणसी कोर्ट ने डीएम कौशल राज शर्मा को वो जगह तुरंत सील करने का आदेश दिया। वहां किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही वजू पर पाबंदी लगा दी गई। हरियाणा में आतंकी हमले की आशंका का अलर्ट जारी किया गया है। इस संबंध में फरीदाबाद पुलिस का एक नोटिस सामने आया है। इसमें एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। फरीदाबाद पुलिस की तरफ से नोटिस में कहा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हरियाणा में आतंकी वारदात को अंजाम दिलवा सकती है। ऐसे में बिल्डिंग के अंदर आने जाने वाले संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाए। कोई भी संदिग्ध दिखाई देता है तो पुलिस को सूचना दें। हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा को लेकर तमाम एहतियात बरतने के लिए भी कहा है। वहीं इस अलर्ट को लेकर फरीदाबाद पुलिस के प्रमुख का कहना है कि हाल में पंजाब में हुई घटनाओं को देखते हुए एनसीआर इलाके में सतर्कता बढ़ाई गई है, जिसके चलते फरीदाबाद पुलिस ने भी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अलर्ट नोटिस में सभी थाना प्रभारियों को इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रधान आदि को सुरक्षा की दृष्टि से आगाह किया जा रहा है। इसमें अपील की जा रही है कि अपने एरिया में रहने वाले किराएदारों, ड्राइवर, सहायक, मेड आदि का वेरिफिकेशन कराएं। बाहरी, अजनबी और संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में पुलिस को सूचित करें। आप सभी को इस पत्र से सूचित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर हरियाणा में ऐसी आतंकवादी संगठनों से कोई बड़ा हमला करवा सकती है। इसलिए आपसे आग्रह किया जाता है कि आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखें और अपने सुरक्षा कर्मियों को समय समय पर चेक करें। उन्हें सुरक्षा के संबंध में जागरूक करें। बिल्डिंग के अंदर आने वाले कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो पुलिस को सूचित करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को घटित होने से पहले ही रोका जा सके। शीघ्र ही सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा में पंजाब के मोहाली में एक सप्ताह पहले पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ था। सूत्रों की माने तो यहां कार से आए 2 संदिग्धों ने करीब 80 मीटर दूर से रॉकेट से ग्रेनेड को दागा था। इस धमाके के बाद से पंजाब हाई अलर्ट पर है। हालांकि पंजाब पुलिस ने इसकी आतंकी घटना के तौर पर पुष्टि नहीं की। वहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पंजाब में आतंकवादी घटनाओं के लिए एक नए नाम से आतंकी गुट बनाया है। नए आतंकी गुट का नाम लश्कर ए खालसा रखा गया है। इस आतंकी गुट में शामिल
लोगों को अफगान लड़ाकू द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। अफगान आतंकियों को भी लश्कर ए खालसा में शामिल किया